ठीक है, तो हमें डिस्कस करना है अभी क्या, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। मेरी बात समझ रहे हो? देखो एक बात को समझो, जैसे तुमने ना पहला चैप्टर पढ़ा है इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में ना हम क्या पढ़ते हैं, जब चार्ज क्या होता है, रेस्ट पे होता है। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब क्या होता है, हम स्टैटिक की बात करते हैं। स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि जब चार्ज रेस्ट पे हो, जब चार्ज क्या हो, रेस्ट पे हो। अच्छा, ये क्लास शुरू करने से पहले ना, पहले कुछ एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन तुम लोग जान लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? पहले कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन जान लो, ठीक है? मुझे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ, सुनो। जैसे मैं बोलूं कोई चार्ज है, क्या है? एक चार्ज क्यू है बेटा, क्या है? एक चार्ज। अगर ना ये चार्ज क्यू, सुन रहे हो तुम लोग? अगर ये चार्ज क्यू क्या हो, रेस्ट पर हो बेटा, ये चार्ज क्यू क्या हो, रेस्ट पर हो। बताना मेरे को, अगर एक क्यू चार्ज रेस्ट पर है तो ये क्या पैदा कर सकता है? बताओ। मैंने कहा अगर एक क्यू चार्ज रेस्ट पर है, अगर एक क्यू चार्ज क्या बेटा, रेस्ट पर है, तो ये क्या क्या चीजें पैदा कर सकता है? बताओ। तो जब कोई क्यू चार्ज रेस्ट पर होता है ना, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा करता है। क्या पैदा करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और बोर्ड में कई बार पूछा भी है, लिख लेंगे। अगर कोई क्यू चार्ज रेस्ट पर है तो ये क्या पैदा करता है बेटा? प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली। प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओनली, ठीक है ना? यानी अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है ना, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा करता है। क्या पैदा करता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पैदा करता है। यस और नो? है ना? अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पैदा करता है। दूसरा चीज, दूसरी बात बेटा, अगर कोई चार्ज मोशन में है, if any charge is in motion but unaccelerated motion, कैसा मोशन है गाइस? बट अनएक्सेलरेटेड मोशन, यानी कि मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। बच्चों मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ रहे हो मेरी बात? मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अगर कोई चार्ज मोशन में है लेकिन उसका जो मोशन हो रहा है ना वो अनएक्सेलरेटेड है, यानी कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। याद रखना, मतलब मैंने कहा चार्ज है, वो चार्ज मोशन तो कर रहा है लेकिन उसका वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो उसका मोशन को क्या बोलेंगे? अनएक्सेलरेटेड। क्या बोलेंगे? अच्छा, अनएक्सेलरेटेड, अनएक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है बच्चों? इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? ए क्या होगा बच्चों? 0 बेटा, ए 0 होगा। तो इस केस में जो चार्ज होगा वो क्या क्या पैदा कर सकता है? तो क्यू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है ना? ध्यान समझेंगे। मैंने कहा अगर कोई चार्ज है वो रेस्ट पे है तो सिर्फ क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर चार्ज मोशन में है लेकिन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब तीसरी बात, चार्ज मोशन में भी है और साथ में एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। क्या कर रहा है गाइस? एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। यस और नो? ठीक है ना? तीसरा पॉइंट, if charge moves with some acceleration, if charge move with some acceleration, मान लो चार्ज कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? कुछ एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यानी कि मोशन तो हो रहा है साथ में एक्सेलरेटेड मोशन है। उस कंडीशन में जानते हो चार्ज जो क्यू है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बच्चों और मैग्नेटिक फील्ड लाइन दोनों पैदा करेगा, बोथ प्रोड्यूस, एंड ऑल्सो प्रोड्यूस also radiated also radiate energy। मतलब जब कोई चार्ज ना एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा, साथ में एनर्जी भी प्रोड्यूस करेगा। क्या पैदा करेगा? एनर्जी भी पैदा करेगा इन द फॉर्म ऑफ electromagnetic wave, in the form of electromagnetic wave। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो जब कोई चार्ज रेस्ट में है तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को पैदा करेगा, जब कोई चार्ज मोशन में है और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। लेकिन अगर कोई चार्ज मोशन में भी है, साथ में एक्सेलरेटेड मोशन भी कर रहा है तो क्या पैदा करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों, और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करेगा। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। आपको आज जो चैप्टर कर रहे हैं उसके बाद हम करेंगे मूविंग मतलब मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर एसी, ईएमआई और फिर लास्ट में ईएमडब्ल्यू करेंगे। और ये जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है गाइस इलेक्ट्रोडायनामिक्स। क्या है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। कैसे सर इलेक्ट्रोडायनामिक्स कैसे हुआ? तो हम जो इससे पहले पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी से पहले जो पढ़ रहे थे ना हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे थे, यानी कि चार्ज उस टाइम पे रेस्ट पे था। चार्ज किस पे था? और जब चार्ज रेस्ट पे था तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा हो रहा था, इसलिए वो चैप्टर का नाम था इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स का मतलब अब क्या हो रहा है? चार्ज मूव कर रहा है। हालांकि इलेक्ट्रोडायनामिक्स पहले से शुरू हो चुका है, कब जानते हो? जब करंट इलेक्ट्रिसिटी शुरू हो गया था तब, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज का फ्लो हो रहा था तभी तो करंट आ रहा था। तो चार्ज का फ्लो होना ही इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अब लेकिन इलेक्ट्रोडायनामिक्स का हम सही मतलब पढ़ेंगे, यस और नो? तो प्लीज आप हेडिंग डालेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बोर्ड में पूछता है, जेई नीट में कभी कभार भूले भटके पूछता है, बट बोर्ड्स के लिए बहुत रेलेवेंट है, बहुत ज्यादा। देखोगे पेपर में तो उठा के पूछता है कि अगर कोई चार्ज मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चार ऑप्शन दे देगा, क्या क्या पैदा कर सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, मैग्नेटिक फील्ड ओनली, बोथ, ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक साथ में एनर्जी भी, ऐसे ऑप्शंस करके दे सकता है मिसलेनियस। तो आपको उसके लिए प्रिपेयर रहना है। रेस्ट में है चार्ज, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। मोशन में है बट कांस्टेंट वेलोसिटी से है तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों। मोशन में भी है और अनएक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है। कैसा मोशन कर रहा है? एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी तीनों चीज पैदा करेगा। क्लियर है? सो प्लीज हेडिंग डालेंगे पहला ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हाँ नोट कर लो, नोट कर लो, जल्दी नोट करो। जल्दी नोट करोगे। हो गया? ठीक है, देखो हमने अभी ना डिस्कस किया बेटा कि अगर कोई चार्ज रेस्ट पर है ना, कोई चार्ज क्या है? रेस्ट पर है,
तो वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैदा कर सकता है। मैंने कहा फिर अगर कोई चार्ज अगर मोशन में हो रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैदा कर सकता है, और करता ही है। मैंने उसके बाद बोला कि अगर कोई चार्ज मोशन में है और विथ एक्सेलरेटेड मोशन, यानी उसका कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हो रहा है, तो वो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा, और साथ में एनर्जी भी रेडिएट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यस और नो? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब, हाँ या दिस वन, देखो ओके। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है? कौन सा एक्सपेरिमेंट गाइस? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट। हाँ, इसमें बेटा ये पॉइंट है, लिख लो। अगर इफ चार्ज मूव विद सम एक्सेलरेशन, है ना, इफ चार्ज मूव्स विद सम एक्सेलरेशन, अगर चार्ज कुछ एक्सेलरेशन से मूव करता है बच्चे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बेटा दोनों पैदा करता है, साथ में एनर्जी भी रेडिएट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में, ठीक है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में। समझ गए? आगे चलूं? ध्यान देंगे प्लीज, बात नहीं पीछे, ध्यान दो इधर, ठीक है ना? अब मैं इसको हटा रहा हूं बेटा, देखेंगे प्लीज। ए पीछे, ए लड़की तू आ गया रे। ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, मेरी बात समझ रहे हो? सुनो भाई, ये ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या है, कोई मुझे बताना चाहेगा? ऑर्स्टेड का एक्सपेरिमेंट क्या, उन्होंने ऐसा क्या किया था जिनका नाम इतिहास में दर्ज हो गया? सर्किट में चार्ज फ्लो कराया था। हाँ, तो फिर उससे क्या हुआ? मैं तुमका उनका वर्किंग प्रिंसिपल नहीं पूछ रहा हूं, वो फेमस किस लिए थे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की खोज किया उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से, इसलिए वो फेमस थे। क्या चीज? मतलब उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था ना इस, हाँ भाई, हाँ हाँ, सॉरी भाई, तुम सही हो भाई, है ना? ठीक है। अब सुनो, देखो ऑर्स्टेड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, सुनो। उन्होंने ना एक सर्किट बनाया। क्या बनाया? क्या बनाया बेटा? सर्किट। अच्छा, एक सर्किट बनाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है बताएंगे? एक रेजिस्टर की जरूरत होती है, और किसकी जरूरत होती है बेटा? बैटरी की, और बेटा किसकी जरूरत होती है? की जरूरत होती है। समझ रहे मेरी बात? एक मैंने रजिस्टर का इस्तेमाल किया, एक मैंने बैटरी का इस्तेमाल किया, और मैंने की का इस्तेमाल किया। यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो? ये मान लो एक रजिस्टर है, ये एक V वोल्ट का बैटरी है, और बेटा ये क्या है? की है या फिर स्विच है। अब देखो, यहां पर ये सर्किट बना है, इसके आसपास मैंने यहां पर मैग्नेट को रख दिया, मैग्नेटिक कंपास को रख दिया। यस और नो? देखो, ये एन पोल और ये एस पोल है, देखो। तो मैंने यहां पर एक सर्किट डायग्राम बनाया, और इसके आसपास मैंने क्या रख दिया? मैग्नेटिक कंपास को। मेरी बात समझ रहे हो? अब बात यह है, पहले केस में बेटा, पहला केस बेटा, व्हेन की इज ओपन, बेटा जब की ओपन है, की क्या है?
ओपन है ना, देख रहे हो ये की क्या है, ओपन है, खुला हुआ है। तो जब की ओपन है तो उस केस में क्या होगा बताओ। तो की ओपन है तो क्या सर्किट कंप्लीट है, यस और नो? कंप्लीट नहीं है। देखो ना, की ओपन है, खुला है, तो सर्किट कहां से कंप्लीट है, देखो। अरे ये तो खुला है, करंट कहां से पास करेगा? करंट को फ्लो कराने के लिए सर्किट का कंप्लीट होना बहुत जरूरी है, यस और नो? तो यहां पर सर्किट कंप्लीट नहीं है, तो जब सर्किट कंप्लीट नहीं है तो करंट का फ्लो नहीं होगा। करंट का फ्लो, करंट का फ्लो नहीं होगा। तो जब करंट का फ्लो नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा, तो ये बेचारे मैग्नेट में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, नो डिफ्लेक्शन इन कंपास, नो डिफ्लेक्शन इन कंपास। दूसरा पॉइंट, जब मैंने की को टैप कर दिया, बेटा क्या कर दिया, की को बताएंगे बेटा। दूसरा पॉइंट, जब मैंने की को टैप कर दिया, है ना, ऐसा मैंने की को क्या किया बेटा, टैप किया, यानी when key is closed, की को क्लोज किया, यानी सर्किट क्या हुआ इस बार, कंप्लीट हो गया, यस और नो? अब भाई तुम इस की को टैप करोगे तो इट विल बी लुक लाइक दैट, ऐसा, देखो, यस और नो? सर्किट कंप्लीट हुआ। अब सर्किट कंप्लीट हुआ तो करंट का फ्लो क्या होगा बेटा, स्टार्ट हो जाएगा। करंट का फ्लो क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा, यानी करंट बेटा कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा, देखेंगे करंट का फ्लो कुछ इस तरीके से होगा। अब इस करंट के फ्लो की वजह से पास में रखा मैग्नेट क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। क्या हो गया, क्या हो गया, मैग्नेट डिफ्लेक्ट हो गया। तो मान लेते हैं, खुद से एज्यूम कर लिया गाइस कि भाई कुछ इस डायरेक्शन में मैग्नेट क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, एन और एस, यस और नो? ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया, देख रहे हो? मैग्नेट जो है कुछ इस तरीके से बेटा क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया, यस और नो? मैग्नेट क्या हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया। तो यहां पर मैं लिख दूंगा डिफ्लेक्शन इन मैग्नेट या डिफ्लेक्शन इन कंपास। बेटा कंपास में क्या होगा, डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अभी भी मैं की को टैप करके रखना चाहता हूं, मतलब क्लोज करके रखना चाहता हूं, बस मैंने क्या किया, पोलैरिटी चेंज कर दिया। क्या चेंज कर दिया बेटा, तीसरे केस में पोलैरिटी चेंज, हाँ पोलैरिटी चेंज, बताता हूं क्या होता है पोलैरिटी चेंज। पोलैरिटी चेंज का मतलब, ये जो बैटरी देख रहे हो, इसका प्लस माइनस टर्मिनल उल्टा कर दिया। क्या कर दिया, प्लस माइनस टर्मिनल उल्टा कर दिया, यस और नो? देखो ये कुछ ऐसे है, फिर मैंने क्या किया, ऐसा कर दिया, और एक ही टैप है, रेजिस्टेंस आ रहे हैं इस तरीके से। तो गाइस करंट का डायरेक्शन भी क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन जब अपोजिट हो जाएगा तो ये कंपास फिर से डिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये कंपास फिर से क्या होगा बेटा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, यस और नो? ये कंपास फिर से क्या हो जाएगा, ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात? कंपास क्या हो जाएगा बेटा, डिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे डायरेक्शन में बेटा, है ना? अभी ये ऐसे डिफ्लेक्ट था, अभी ऐसे डिफ्लेक्ट हो गया। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो बात यहां पर यह है कि सर करंट की वजह से ये मैग्नेट आखिरकार कैसे डिफ्लेक्ट हो रहा है। तो पता चला कि भाई करंट की वजह से पैदा होता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या पैदा होता है, करंट की वजह से क्या पैदा होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब प्रश्न ये उठता है कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आखिरकार होते कैसे हैं, गोल होते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, कैसे होते हैं, सर्कुलर फॉर्म में होते हैं, आखिरकार होते कैसे, स्ट्रेट लाइन फॉर्म में होते हैं, आखिरकार कैसा होता है। तो ये बात तुम लोग को समझ में आ गया। तुमको अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन या उसका शेप बताना चाहता हूं। तो मान लो एक स्ट्रेट वायर है, क्या है बेटा, क्या है, स्ट्रेट वायर। मैंने बोला कि मैंने एक स्ट्रेट वायर कंसीडर किया, उस स्ट्रेट वायर में करंट का फ्लो ऊपर की ओर है, किधर फ्लो हो रहा है, ऊपर की ओर। तो ये मेरा दाहिना हाथ है, कौन सा हाथ है, ये मेरा राइट हैंड है बेटा। कौन सा हैंड है, ये राइट हैंड। अब राइट हैंड की मदद से अंगूठे, अंगूठे पे करंट के फ्लो के डायरेक्शन करो। देखो करंट का फ्लो किधर हो रहा है, ऊपर,
तो उधर ये अंगूठे को रख दो। तो अंगूठा रखने के बाद ये फिंगर क्या होंगे, कर्ल होंगे। क्या होंगे, फिंगर कर्ल होंगे। कर्ल का मतलब क्या होंगे, घूमेंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तो देख रहे हो तुम लोग इधर, मैंने बोला कि ये स्ट्रेट वायर है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, स्ट्रेट वायर। तो इस स्ट्रेट वायर में करंट फ्लो, करंट का फ्लो किधर हो रहा है, ऊपर की ओर। किधर हो रहा है, ऊपर की ओर। तो ऊपर की ओर हो रहा है तो करंट ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैंने करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन में अंगूठे को रख दिया। किसको रख दिया, तो अंगूठे, ये ना, ये अंगूठे को रख दिया। तो बाकी जो उंगलियां उसको हम कर्ल करेंगे। क्या करेंगे, कर्ल। कर्ल मतलब ऐसे घुमाएंगे। तो घुमाएंगे तो इधर के साइड में अंदर की ओर देखो जा रहा है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन। देखो ये मान लो एक वायर है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की, मतलब करंट ऊपर की ओर जा रहा है। तो अंगूठे करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन में अंगूठे को रख दिया। किसको रख दिया, अंगूठा। तो ये उंगलियां क्या होंगी, ऐसे घूमेंगी ना, ऐसे देखो, ऐसे घूमेंगे, ऐसे देखो, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमेंगी सर्कुलर फॉर्म में। यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे सर्कुलर फॉर्म में जाएंगे, ऐसे इधर की तरफ, अंदर की तरफ जाएंगे, फिर यहाँ से बाहर निकलेंगे, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, ऐसा अंदर बाहर ऐसे होगा। समझ रहे हो? सो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर गया एक तरफ, फिर से बाहर, अंदर फिर बाहर, अंदर बाहर, ऐसे। यानी इधर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है, इधर के साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है, क्रॉस। क्या बोलेंगे उसको, क्रॉस। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या है, डॉट। क्या है, मेरी बात समझ रहे हो? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है, डॉट। मेरी बात समझ पा रहे हो, ठीक है कि नहीं? तो क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है, और डॉट का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आ रहा है। एक बात। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा प्लेन से परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, प्लेन से, मतलब भाई ये जो तुम वायर रखे हो तो एक प्लेन में रखे हो ना, मान लो एक्स वाई प्लेन में रखे हो। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है, यानी कि माइनस जेड एक्सिस। यस और नो? देखो दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई। ये एक प्लेन हो गया। इस प्लेन में मैंने वायर को रखा है, चाहे तो ऐसे रखो चाहे तो ऐसे रखो। अब इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रहा है और बाहर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर आ रहा है, क्रॉस एंड डॉट, क्रॉस एंड डॉट, ऐसा हो रहा है। यस और नो? तो ये सब बातें आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। यस और नो? प्लीज आप इसको बनाएंगे, जल्दी से बनाओ, इस एक्सपेरिमेंट को बनाओ। हाँ सुनो, एक बात और सुन लो। तो मैंने बोला कि आपको बेटा डायरेक्शन पता चल गया, यस और नो? तो अब इस जगह पे देखो, इस जगह पे देखो, थोड़ा सा इस जगह पे देखो भाई। यहां पर करंट किधर जा रहा है, नीचे की ओर। किधर जा रहा है, करंट किधर जा रहा है, नीचे। तो करंट नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा, देखो नीचे की ओर, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होगा, ऐसा सर्कुलर। यानी इधर की तरफ अंदर जाएगा, इधर की तरफ बाहर आएगा। यस और नो? इस तरीके से, इधर की तरफ अंदर, इधर की तरफ बाहर, अंदर बाहर करेगा। क्रॉस का मतलब अंदर, डॉट का मतलब बाहर। यस और नो? जिसकी वजह से मैग्नेट से डिफ्लेक्ट हो गया। अब फिर यहां पे पोलैरिटी चेंज किया, देखो इधर, अगर इधर पोलैरिटी चेंज कर दिया तो करंट इस बार किधर जा रहा है, ऐसे उल्टा डायरेक्शन में। तो यानी इस बार किधर जा रहा है, इस बार करंट इधर इस पॉइंट पे ऊपर की ओर जा रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, ऐसा, इधर की तरफ क्रॉस, इधर की ओर डॉट। देखा? इसीलिए यहाँ पर डॉट है तो यहाँ पे मैग्नेट ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पे इसका ठीक अपोजिट डिफ्लेक्ट हुआ है, ऐसे से ऐसे होकर। यस और नो? तो प्लीज आप इसको नोट करेंगे, फिर मैं आगे चलूंगा। जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। ठीक है बच्चों, जल्दी से आप इसको नोट करेंगे। अब सुनो, चलो ध्यान दो इधर। तो ये था ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है ना। अब देखो एक नई बात इसमें, मैंने आपको बोला अगर कोई वायर कैसा है, स्ट्रेट है ना, कोई अगर अगर एक स्ट्रेट वायर है, तो अगर स्ट्रेट वायर में करंट का फ्लो किधर हो रहा है, ऊपर की ओर। किधर हो रहा है, मतलब बात यहां पर है कि अगर ये स्ट्रेट वायर है, करंट इसमें फ्लो कर रहा है ऊपर की ओर, तो अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड की मदद से करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन में अंगूठे को रख देंगे, और मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे सर्कुलर फॉर्म में होगा। कैसे फॉर्म में होगा, तो राइट साइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रहा है यानी क्रॉस, और लेफ्ट साइड में बच्चों डॉट आ रहा है। यस और नो? राइट साइड में क्रॉस और लेफ्ट साइड में बेटा डॉट आ रहा है। राइट साइड में क्रॉस और लेफ्ट साइड में डॉट आ रहा है। क्या आ रहा है, डॉट। अब सुनेंगे ध्यान से, राइट साइड में क्रॉस और लेफ्ट साइड में बच्चों क्या आ रहा है, डॉट, है ना। राइट साइड में क्रॉस और लेफ्ट साइड में डॉट आ रहा है, समझ गया ना? अच्छा
ये हो गया। और क्रॉस का मतलब क्या होता है बेटा? इनटू द प्लेन। कहां पे? है ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसको बी वेक्टर से दिखाते हुए बताऊंगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन इनटू द प्लेन होता है। और यहाँ पे डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। डॉट का मतलब क्या? आउट ऑफ द प्लेन। यस और नो? डॉट का मतलब क्या? आउट ऑफ द प्लेन। क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन। यस और नो? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? बोलो, क्लियर है? दूसरा चीज बेटा, अगर मैं एक स्ट्रेट वायर लेता हूं, उसमें करंट का डायरेक्शन किधर है? डाउनवर्ड। बोलो हाँ है ना? अगर मैंने एक स्ट्रेट वायर लिया, उसमें करंट का डायरेक्शन किधर है बेटा? डाउनवर्ड। तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा बच्चे, बताएंगे? ऐसा। यस और नो? देख लो, यानी बेटा इधर हो जाएगा क्रॉस, इधर हो जाएगा डॉट। देख लो, है ना? इधर हो जाएगा क्रॉस, देखो ना, ऐसे। इधर हो गया क्रॉस, इधर हो गया डॉट, इधर हो गया क्रॉस, इधर हो गया डॉट, है ना? ऐसे। ठीक है, तो ये बात याद रखेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ करंट निर्धारित करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर होंगे, अंदर होंगे कि बाहर होंगे, किस साइड में किधर होंगे। लेकिन एक बात तो तय है, आप लोग चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि किसी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो कैसा होता है? सर्कुलर। यस और नो? समझ गए? किसी स्ट्रेट, लिख लो अपनी कॉपी में, ड्यू टू एनी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, ड्यू टू एनी स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, due to any straight conducting wire, shape of magnetic field lines are circular, shape of magnetic field line are circular, सर्कुलर शेप में होता है गाइस, है ना? अगर कोई स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, करंट का फ्लो ऊपर की ओर हो रहा है या नीचे की ओर, तो उसकी वजह से कैसा होगा? सर्कुलर। याद रखेंगे प्लीज, है ना बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन आपको अच्छे से याद होना चाहिए, सर्कुलर होता है। क्लियर मेरी बात? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, अगला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर कोई शेप सर्कुलर है, स्ट्रेट कंडक्टर नहीं है, सर्कुलर कंडक्टर है, कैसा कंडक्टर है? कैसा कंडक्टर है बेटा? सर्कुलर कंडक्टर है। हाँ, मतलब एक सर्कुलर कंडक्टर है। क्या है? एक सर्कुलर कंडक्टर है, ध्यान से देखो, है ना? एक सर्कल है, अगर इसमें करंट का फ्लो मान लो ऐसे हो रहा है, कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। एक दूसरा बना देता हूं, इसमें करंट का फ्लो मान लो क्लॉकवाइज है। इन दोनों सिनारियों में गाइस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे होंगे बताओ? पहले वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा? दूसरे वाले केस में मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा बताओ? तो पहले वाले केस में करंट का फ्लो कैसे हो रहा है? एंटी क्लॉक। कैसे हो रहा है बेटा? पहले वाले केस में करंट का फ्लो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो ये दाहिना हाथ है मेरा। तो अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट का फ्लो कराऊं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर रहेगा? बाहर, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन। किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन। यस और नो? किधर होगा बच्चे? आउट ऑफ द प्लेन। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो अगर करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन, डॉट। और अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा बेटा? क्रॉस इनटू द प्लेन। नोट कर लेंगे प्लीज। एक सर्कुलर लूप है, इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा इसका? आउट ऑफ द प्लेन। अच्छा, आउट ऑफ द प्लेन किस फॉर्म में? एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आ गया, देखो ना। यहाँ पे करंट का डायरेक्शन किधर है? तो करंट कैसा फ्लो कर रहा है? सर्कुलर पाथ में, एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? बाहर, ऐसा एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में, ऐसा। यही बता रहा था। ये वाले में भी वही है, इस वाले में करंट का फ्लो कैसे हो रहा है? ऐसा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सर्कुलर फॉर्म में। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा? ऐसा, अंदर अंदर स्ट्रेट। ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं? और एक है इनटू द प्लेन, एक है आउट ऑफ द प्लेन। डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन और क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन। इस बात को समझेंगे आप सभी। डॉट का मतलब आउट ऑफ द प्लेन और क्रॉस का मतलब इनटू द प्लेन। समझ रहे हैं आप लोग मेरी बात को? ठीक है।
क्लियर है? तो क्रॉस का मतलब होता है इनटू द प्लेन, डॉट का मतलब होता है आउट ऑफ द प्लेन, है ना? क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब क्या होता है बेटा? आउट ऑफ द प्लेन। यस और नो? समझ रहे हो कि नहीं बात? क्रॉस का मतलब क्या होता है? इनटू द प्लेन, और डॉट का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ द प्लेन। देख लो, तो यहां पर जब करंट का डायरेक्शन कैसे हो? एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा? आउट ऑफ द प्लेन। यहां पर अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर होगा? इनटू द प्लेन। यस और नो? समझ गए? तो ये सब बातें आपको आना चाहिए। आगे हेडिंग डालेंगे, नया टॉपिक, बायट सावर्ट लॉ। चलो नया टॉपिक हेडिंग डालो, बायट सावर्ट लॉ। ठीक है, नया टॉपिक क्या करेंगे? बायट सावर्ट लॉ। अच्छा, बायट सावर्ट एक ही साइंटिस्ट थे कि अलग अलग? बायट और सावर्ट दो दोस्त थे, समझ रहे ना? एक का नाम था बायट, एक का नाम था सावर्ट। दोनों ने मिलकर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो इसलिए इसका नाम है बायट सावर्ट लॉ। अगर बायट अकेले करता तो बायट लॉ हो जाता, और सावर्ट अकेले करता तो सावर्ट लॉ हो जाता। ठीक है, तो दोनों लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था, इसलिए इसका नाम क्या हुआ? पहले के साइंटिस्ट लोग तो यही करते थे ना, कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कुछ भी थीसिस लिखते थे तो अपना नाम डाल देते थे, ताकि लोग उनको जन्मों जन्मांतर तक याद रखें। समझ रहे हो कि नहीं? जैसे ओम्स लॉ, है ना, किरचॉफ्स लॉ, तो ये सब साइंटिस्ट ही तो थे। आगे पढ़ोगे लेंज लॉ, है ना, फैराडेज लॉ, तो ये सब कौन लोग थे? साइंटिस्ट लोग तो थे ना। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना, न्यूटन्स लॉ, है ना? ठीक है, जल्दी आएगा, बिल्कुल हूँ। सबको मिक्स करके बनाते हैं रह लो। ठीक है, चलो, बायट सावर्ट लॉ, है ना? सही बोल रही है, विष्णु लॉ आना चाहिए, है ना? बायट सावर्ट लॉ, चलो देखो। चलो देखो, बायट सावर्ट लॉ क्या है, देखो। इन्होंने कहा कि एक मैंने एक वायर लिया, क्या ले लिया? कंडक्टर लिया। क्या लिया? ध्यान से देखेंगे, इन्होंने एक कंडक्टर लिया, और इस कंडक्टर के एक कंडक्टर का एक छोटा सा लेंथ को कंसीडर किया। मतलब एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर के छोटे से लेंथ को कंसीडर किया, जिसका लेंथ है डीएल। जिसका लेंथ क्या है? ये डीएल मतलब स्मॉल लेंथ एलिमेंट। उसमें करंट का फ्लो हो रहा था आई। करंट का फ्लो क्या हो रहा है? आई। मैंने कहा कि मैंने एक कंडक्टर को लिया, उस कंडक्टर के छोटे से लेंथ को कंसीडर किया डीएल, उसमें करंट का फ्लो क्या हो रहा है? आई। करंट का फ्लो क्या हो रहा है बेटा? आई। अब इस कंडक्टर से थीटा एंगल पर और आर डिस्टेंस पर, है ना, इस कंडक्टर से थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यही बातें उन्होंने कैलकुलेट करने की कोशिश किया। वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक वायर लिया, उस वायर के छोटे से हिस्से डीएल पार्ट को कंसीडर किया, जिसको हम बोलते हैं लेंथ एलिमेंट। उसमें करंट का फ्लो आई हो रहा है, तो इस वायर से थीटा एंगल पे और आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी माना। तो यहां पर उन्होंने क्या कैलकुलेट किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। क्या कैलकुलेट किया? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब सुनो, ऑर्स्टेड ने एक बात तो क्लियर कर दिया था कि करंट के फ्लो की वजह से ही पैदा होता है क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यस और नो? करंट के फ्लो की वजह से क्या पैदा होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अब बायट सावर्ट लोगों ने ये कहा कि भाई जो मैग्नेटिक फील्ड है डीबी, वो करंट एलिमेंट के बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। किसके प्रोपोर्शनल होगा? अब डीएल देखो, अगर छोटा सा लेंथ है डीएल, छोटा सा लेंथ है उसका छोटा सा स्ट्रिप मैंने माना है, और उसका लेंथ डीएल है, तो उसका मतलब उसको बोलेंगे लेंथ एलिमेंट। क्या बोलेंगे उसको? उसको बोलेंगे क्या? लेंथ एलिमेंट।
और अगर उसमें करंट आई फ्लो करे सो दैट विल बी कॉल्ड करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे? एंड विच इज आईडीएल। क्या बोलेंगे? आइडियल। यस और नो? तो यहां पर डीबी प्रोपोर्शनल टू आइडियल, डीबी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? आइडियल। दूसरी चीज कि जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों वो डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर मैं बोलना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं बायट-सावर्ट लॉ, यानी इट फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। हाँ है ना बेटा? ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को भी फॉलो करता है। हाँ है ना बेटा? मैंने कहा डीबी इज प्रोपोर्शनल टू आइडियल, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट एलिमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? यानी कि इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। अरे तुमने कूलम्स लॉ पढ़ा था ना कि दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो बस वही चीज है, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये कौन सा डिस्टेंस है? करंट, मतलब ये जो वायर है और साथ में वो पॉइंट जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसके बीच का सेपरेशन है। यस और नो? बोलो हाँ है ना? अब बेटा इन दोनों इक्वेशन को जब मैं एक साथ लिखूंगा तो डीबी प्रोपोर्शनल टू, जानते हो क्या लिखूंगा? आइडियल। समझ रहे हो? आइडियल क्रॉस आर और नीचे लिखूंगा मॉड आर का क्यूब। अब तुम शॉक में हो जाओगे, अरे सर ये कैसे लिख दिया? यहां पर मैंने क्रॉस प्रोडक्ट लिखा है। क्या लिखा है? देखो ना यहां पर आइडियल, अच्छा यहां पे आइडियल क्रॉस आर क्या लिखा है ना, तुमको एकदम अच्छे समझाता हूं सुनो। आपको पता है आइडियल क्या है? आइडियल क्या है? आइडियल करंट एलिमेंट है। यानी मान लो ये पेन को मैंने यहां पे रख दिया तो ये इसका छोटा सा हिस्सा लिया और इसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। यस और नो? तो ये होता है आइडियल। और उसी प्लेन में आर है, उसी प्लेन में क्या है? आर। अरे इसी प्लेन में देखो ना ये वायर से आर डिस्टेंस पर तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्या है? आर है। तो बताओ इन दोनों, ये दोनों तो एक ही प्लेन में हुए, करंट एलिमेंट और आर दोनों क्या हुए? एक ही प्लेन में हुए। अब इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा कि उसी डायरेक्शन में, उसी प्लेन में ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा? बताओ। वापस रिपीट कर रहा हूं, करंट एलिमेंट और जो डिस्टेंस है ये दोनों एक ही प्लेन में है। मेरा प्रश्न है कि जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा क्या सेम प्लेन में आएगा या प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा? किस डायरेक्शन में आएगा? अच्छे से नहीं बता रहे हो, किस किस डायरेक्शन में आएगा? प्लेन से? क्यों प्लेन से परपेंडिकुलर आएगा? कौन बोला ऐसा? कब बोला मैंने ऐसा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा प्लेन से क्या होता है? परपेंडिकुलर। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले, अगर मैं यहां पे आपको याद कराऊं, ये देखो ये एक स्ट्रेट वायर था, एक प्लेन में रखा हुआ था। इससे मैग्नेटिक, देखो बहुत सीरियस होकर समझो, एक स्ट्रेट वायर एक प्लेन में रखा हुआ है, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे आ रहा है? प्लेन से परपेंडिकुलर। पूछो कैसे? ये वायर था, करंट ऊपर की ओर जा रहा है तो इस डायरेक्शन में, इधर के साइड में राइट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अंदर और लेफ्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर। यानी राइट डायरेक्शन में इनटू द प्लेन, लेफ्ट डायरेक्शन में आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। यस और नो? इस वायर में करंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन इधर अंदर की ओर आ रहा है, इधर किधर आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है। यस और नो? देख रहे हो मेरी बात? समझ रहे हो? तो ध्यान से समझो इसको। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मतलब जहां पे मैग्नेटिक फील्ड जिस पॉइंट पे निकालना है, जिस जगह निकालना है उस वायर से जितने डिस्टेंस पे, इन सभी प्लेन से क्या होता है? इस प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है। कौन? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अभी समझ में आया? वापस से रिपीट कर रहा हूं, मेरा बस ये कहना है कि करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा। दोनों ऑफ कोर्स ये सेम प्लेन में होते हैं। अब सुनो, अगर तुम ये बात समझ गए तो मैं तुमको सीधे क्लास 11th के वेक्टर वाले टॉपिक में लेके जा रहा हूं। ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? ए क्रॉस बी का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? अच्छा, ए क्रॉस बी का मतलब होता है बेटा कि ए और बी दोनों एक प्लेन में हो और उनका क्रॉस करने के बाद, अच्छा दो वेक्टर का क्रॉस करने से नया एक वेक्टर मिलता है कि स्केलर मिलता है? वेक्टर मिलता है। तो ए क्रॉस बी करने से तुमको एक वेक्टर मिलेगा जिसका डायरेक्शन हमेशा एक ए क्रॉस बी, यानी जो कि एक प्लेन में है ए क्रॉस बी, इनसे हमेशा परपेंडिकुलर होगा, या तो आउट ऑफ द प्लेन या तो इनटू द प्लेन।
मेरी बात समझे? याद रखना, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब ये होता है कि ए एंड बी बोथ लाई इन द सेम प्लेन, और ए क्रॉस बी से जो रिजल्ट मिलेगा, जो नया वेक्टर मिलेगा, वो प्लेन से क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। प्लेन से क्या होगा बेटा? प्लेन से क्या होगा बेटा? यस और नो? आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है ना? सो ए क्रॉस बी करने का मतलब यही है ना? ए क्रॉस बी करने का मतलब यही है बेटा, दिस इज ए एंड दिस इज बी बच्चों, दिस इज ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। ठीक है ना? ये क्या है बेटा? ए क्रॉस बी। तो ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस करने का मतलब ये है कि मुझे एक नया वेक्टर मिलेगा जो कि क्या होगा? प्लेन से परपेंडिकुलर। इसीलिए मैंने यहां पर आइडियल क्रॉस आर लिखा है। आइडियल करंट एलिमेंट वेक्टर है और आर वेक्टर क्या? पोजीशन वेक्टर है। इन दोनों का क्रॉस करने से क्या मिल रहा है? नया वेक्टर। क्या मिल रहा है? नहीं समझा? अरे आइडियल क्रॉस आर, इनका क्रॉस करने से क्या मिल रहा है? नया वेक्टर, या तो इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन। नहीं तो मैं अभी नहीं काटना चाह रहा हूं ना, मैं बाद में काटूंगा। अभी पहले तुम बस इतना समझो। समझ आएगा इस यहां तक? आइडियल क्रॉस आर बटे मॉड आर क्यू, और वो कटेगा ही क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर जो लाना है। क्या लाना है? आर स्क्वायर। वो मैं काटूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, अच्छे से काटूंगा, डोंट वरी। तो यहां पर है ना, आइडियल क्रॉस आर बटे मॉड आर का क्यों हुआ? एक बात समझेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनो सुनो, तो यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर हो गया, यस और नो? अब सुनो, यहां पर डीबी वेक्टर अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी से हटाऊं तो एक कांस्टेंट लिखूंगा विच इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, यस और नो? प्रोपोर्शनलिटी साइन को अगर हम रिमूव करेंगे सो दैट विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई। क्या होगा? म्यू नॉट बाई 4 पाई, है ना? ये कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाने पे म्यू नॉट बाई 4 पाई मिलता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई। अच्छा, यहां पर ना अगर मैं आपको बोलूं ए क्रॉस बी, क्या बोला मैंने बेटा? ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा। क्या होता है? ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तो आइडियल क्रॉस आर क्या हो जाएगा? आइडियल इंटू आर इंटू साइन थीटा, और नीचे मॉड आर का क्यूब का मतलब आर क्यूब कर दो, यस और नो? तो यहां से बेटा आर से आर क्यूब कटेगा तो हमें मिलेगा डीबी, इसका मैग्नीट्यूड लिख देते हैं बच्चों। तो डीबी बराबर मिला म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटेगे आर का स्क्वायर, यस और नो बेटा? ठीक है ना? तो ये बेटा मिला डीबी, यानी कि डीबी बराबर क्या मिला? म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। साथ में बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। समझ रहे हो कि नहीं? तो प्लीज आप यहां तक नोट करेंगे जानकारी को, फिर मैं आगे आपको और विधिवत अच्छे तरीके से बताऊंगा। ठीक है? तो इसमें एक इंफॉर्मेशन और बताना चाहूंगा, कॉपी में चाहो तो लिख सकते हो कि आइडियल और आर वेक्टर, आइडियल और आर वेक्टर ये दोनों एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, और इन दोनों की वजह से जो क्रॉस कर रहा हूं, जो नया वेक्टर मिल रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है जो कि प्लेन से क्या है? परपेंडिकुलर, या तो इनटू द प्लेन या फिर आउट ऑफ द प्लेन, यस और नो? जल्दी से अब इसको नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे। चलो, इसका एक बार ना आप स्टेटमेंट लिखेंगे, लिखो। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू magnetic field due to magnetic field due to magnetic field due to any small length conductor is directly proportional to current element directly proportional to current element ब्रैकेट में आइडियल is directly proportional to current element is directly proportional to current element, है ना? आइडियल, समझ रहे हो? and inversely proportional to square of the distance
स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। समझ गए हो ना? तो है ना, फिर उन दोनों को सॉल्व करके ये आया। और अल्टीमेटली आपको बस एक बात याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्लीज ध्यान दो इधर, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आइडियल क्रॉस आर, जो प्लेन है, मतलब यहाँ पे आइडियल और आर, मतलब कि एक प्लेन में, मतलब एक प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और उस प्लेन में कौन कौन है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर, आइडियल क्रॉस आर। समझ गए? समझ रहे हो कि नहीं? उस प्लेन, भाई ये प्लेन है ना, ये प्लेन, इसमें करंट एलिमेंट और ये आर वेक्टर है, इन प्लेन से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो आ रहा है, कौन आ रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड, या तो प्लेन से आउट ऑफ द प्लेन, या तो आउट ऑफ आ रहा है या फिर इनटू द प्लेन आ रहा है। यस और नो? ये बात आपको याद रहे। क्लियर है? समझा गया? नहीं समझ में आया? ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे गाइस। चलो, क्या स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, हाँ, बिटवीन वायर एंड दैट पॉइंट, है ना, यही तो है ना वायर, देखो ना, स्मॉल लेंथ वायर और ये दैट पॉइंट पी, यहाँ पे निकालना है, लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही दो पॉइंट्स रहेंगे, समझ रहे हो ना? इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हमने ये सॉल्व किया। चलो, अब मैं थोड़ा सा आगे चल रहा हूं। उसी पे आ रहा हूं बेटा, है ना? तो dB बराबर है, प्लीज बात कौन कर रहा है, dB बराबर है म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। अच्छा बेटा, यहां पर जो थीटा है किसके बीच का एंगल है गाइस? बच्चों, थीटा किसके बीच का एंगल है? हाँ, थीटा किसके बीच का एंगल है? करंट एलिमेंट और आर, है ना? थीटा इज द एंगल बिटवीन, आर को रेडियस वेक्टर मत बोल देना जी, पोजीशन वेक्टर है ना? थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना? और ये पोजीशन वेक्टर क्या, अरे जहां पे पॉइंट P है, जहां पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और उस वायर से डिस्टेंस है। समझ गए? यस और नो? क्लियर है ना? देख लो, ये आपको बेटा आना चाहिए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, डीएल क्या है? तो लेंथ एलिमेंट है, आइडियल क्या है? करंट एलिमेंट हो गया। समझ गए कि नहीं? उस छोटे से लेंथ में करंट फ्लो करे तो दैट विल बी आइडियल, यानी करंट एलिमेंट। यस और नो? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे बेटा। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं? म्यू नॉट को बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। यस और नो? बेटा इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। गाइस इसकी वैल्यू कितनी होती है? तो म्यू, पहली बात तो ये ना, म्यू नॉट की वैल्यू को हम बोलेंगे 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7। यस और नो? म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा गाइस? म्यू नॉट का यूनिट क्या होगा? हाँ, यूनिटलेस होगा? देख के बता रहे हैं, अरे यार बिना देखे बताते तो अच्छा लगता। आओ देखते हैं, बिना देखे दिमाग से बताएगा, और कैसे? बैल कहीं का। हाँ हाँ, देखो यहाँ पर मुझे म्यू नॉट का यूनिट चाहिए, तो कैसे निकालोगे? देखो तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, डीबी बराबर म्यू नॉट बटे के 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। यस और नो? मुझे म्यू नॉट का यूनिट चाहिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 4 पाई आर स्क्वायर डी बी अपॉन आइडियल साइन थीटा। तो आर स्क्वायर का हो जाएगा बच्चों मीटर का स्क्वायर, डीबी मतलब कि स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड विच इज टेस्ला, और बेटा आई का हो जाएगा एम्पियर, और डीएल का हो जाएगा मीटर। ये कटा तो म्यू नॉट का यूनिट हो जाएगा टेस्ला मीटर पर एम्पियर। समझ गए? तो म्यू नॉट की वैल्यू आई 4 पाई इंटू 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर बाई एम्पियर। देख लो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो तुम यहीं से लिखो ना जी, म्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू कितना, 10 टू दी पावर -7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। समझ गए बेटा? ये बात आपको आना चाहिए। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई एक कांस्टेंट है, तो कौन सा कांस्टेंट है सर?
तो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अच्छा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होता है? जो कि इक्वेशन को लेफ्ट और राइट साइड में क्या करता है? बैलेंस करता है ना, इक्वेट करता है, मतलब बैलेंस करता है। समझ गए? चलो इसको नोट करेंगे फिर हम आगे चलेंगे। ये सारे पॉइंट्स अपनी कॉपी में आप नोट करेंगे, जल्दी से फटाफट नोट करेंगे। सुनो, ध्यान देंगे। अब मुझे चाहिए म्यू नॉट का डायमेंशन। क्या चाहिए बेटा? मेरे को चाहिए म्यू नॉट का डायमेंशन, है ना? ध्यान देंगे प्लीज। ए बेटा, म्यू नॉट का डायमेंशन चाहिए। क्या चाहिए? म्यू नॉट का। तो म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा बेटा? बताओ, म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा बताओ? बच्चों म्यू नॉट का डायमेंशन क्या होगा बताओ? म्यू नॉट का डायमेंशन है ना, म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। यस और नो? म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। तो सुनो, एक रिलेशन हम जानते हैं, है ना, क्लास 11th में पढ़ते हैं, C बराबर 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। और ना, जब आप पता है, जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ोगे फिर से इस पॉइंट के आपको दर्शन होंगे। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? ये पॉइंट आपको फिर से मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? यस और नो? फिर से आपको ये पॉइंट मिलेगा, है ना? तो C बराबर होता है 1/√μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? अब सुनो बेटा, दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो C स्क्वायर हो जाएगा 1/μ नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट। म्यू नॉट को लेफ्ट में भेजो, ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। देख लो, 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। C क्या होता है बेटा? C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। इसका डायमेंशन होता है बच्चों LT-1। ये पता है कि नहीं? अरे स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। और ये C मतलब स्पीड ऑफ लाइट। C मतलब स्पीड ऑफ, नहीं पता स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो मीटर का L और टाइम का T, तो LT-1 हो गया। एप्सिलॉन नॉट की बात करते हैं, तो भाई फोर्स का फॉर्मूला हम जानते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। यस और नो? बोलो बेटा, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट जो है इसका वैल्यू होता है Q1 Q2 बटे के 4πfr स्क्वायर। देखो, तो चार्ज का होता है 80, तो 80 × 80। देख लो, चार्ज का क्या होता है? करंट इंटू टाइम, तो 80 × 80। फोर्स का क्या होता है बच्चों? mLT-2। आर स्क्वायर का होता है बच्चों L स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट होता है m ऊपर गया m-1, L इंटू L स्क्वायर L³ यानी L-3। T2 है, T-2 पर गया T4a का स्क्वायर। ये हो गया एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन। स्पीड ऑफ लाइट का भी पता है, एप्सिलॉन नॉट का भी पता है। अब यहाँ पे रख दो, C जो होगा LT-1 का स्क्वायर यानी L2T-2। एप्सिलॉन नॉट क्या होगा? m-1 L-3 T4a का स्क्वायर। तो यहां पर m-1 ऊपर गया तो m हो जाएगा L2 L-3। तो देखो L-1 हुआ, ऊपर जाएगा तो L की पावर +1। T-2 T4 है, तो T-2 ऊपर, क्योंकि -2 + 4 + 2 ऊपर गया तो T-2। सिर्फ A2 है तो ऊपर गया A-2। तो ml T-2 A-2 बच्चों ये म्यू नॉट का डायमेंशन है। प्लीज आप इसको नोट करेंगे बेटा, ये म्यू नॉट का डायमेंशन है। मैग्नेटिक परमिबिलिटी ना फ्री स्पेस का बच्चों डायमेंशन है, आप प्लीज इसको नोट करेंगे। ठीक है, तो ये है म्यू नॉट का डायमेंशन। समझ गया ना? देख लो ध्यान से। तो म्यू नॉट का डायमेंशन कोई पूछेगा तो बता लोगे, है ना? यहां पर ना मैंने एक जस्ट फॉर्मूले की हेल्प से बताया। C बराबर क्या होता है? 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। C बराबर क्या होता है? 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। C क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। C क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। म्यू नॉट क्या है? मैग्नेटिक परमिबिलिटी इन अ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इन अ फ्री स्पेस। यस और नो? ठीक है, तो इसकी मदद से हमने क्या किया? यहाँ पे सॉल्व किया। एप्सिलॉन नॉट का पता है क्योंकि भाई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ के आ रहे हैं, तो फोर्स का फॉर्मूला अपने को क्लियर है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। ध्यान दो प्लीज सभी लोग, बात नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशन यहाँ से आ गया, फिर यहाँ पर इसको उठा करके रख दिया C स्क्वायर बराबर 1/μ नॉट एप्सिलॉन नॉट किया, तो म्यू नॉट बराबर 1/c स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट हो गया। C स्पीड ऑफ लाइट है विच इज LT-1, तो उसका स्क्वायर किया तो L2T-2 आया। एप्सिलॉन नॉट रखा, सॉल्व किया, तो ये रिजल्ट मिला। यस और नो? mLT-2 A-2, है ना? mLT-2 A-2। समझ गए? तो ये आना चाहिए। चलो अब आगे हेडिंग डालो, आगे हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ। चलो आगे हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ।
हेडिंग डालेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ। प्लीज बात नहीं। एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायट सावर्ट लॉ है ना। बायट सावर्ट लॉ का एप्लीकेशन क्या है, सुनो ध्यान से। पहला एप्लीकेशन है बेटा, एक क्वेश्चन के माध्यम से बता रहा हूं, ठीक है। पहला, एक मैंने सर्कुलर कॉइल लिया, क्या ले लिया, एक सर्कुलर कॉइल ले लिया, है ना, ये एक पॉइंट करके है, एक सर्कुलर कॉइल ले लिया। इसका रेडियस, इसका रेडियस क्या है, आर। मैंने कहा कि एक सर्कुलर कॉइल है, उस सर्कुलर कॉइल का रेडियस क्या है, आर। और अगर मैंने इसमें करंट आई फ्लो करवा दिया, क्या फ्लो करवा दिया, करंट, तो करंट आई के फ्लो होने की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। मेरी बात समझ रहे हो। प्रश्न ये कह रहा है कि एक सर्कुलर कॉइल है, क्या है, उस सर्कुलर कॉइल का रेडियस क्या है, आर है, क्या है रेडियस, उसमें करंट का फ्लो हो रहा है आई, भले ही क्लॉक के एंटी क्लॉक हो, हम बाद में देखेंगे। चलो मैंने बोला कि एंटी क्लॉक डायरेक्शन में करंट आई फ्लो कर रहा है, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा सेंटर पे, कितना इस सर्कुलर कॉइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा सेंटर पे, बताओ। तो ओरिजिन मान लिया, तो कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे, बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे, बताएंगे, बताओ कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा सेंटर पे, बताओ। तो चलो मैं बताता हूं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, तो हम बायट सावर्ट लॉ का यूज करेंगे, हाँ है ना। तो देखो ध्यान से सुनो, यूजिंग बायट सावर्ट लॉ, यूजिंग यूजिंग बायट सावर्ट लॉ, क्या होता है बायट सावर्ट लॉ, तो डीबी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर, यस और नो। पहला इंफॉर्मेशन, मतलब किसी स्मॉलर लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर का स्क्वायर। थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर। थीटा किसके बीच का एंगल है, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर। अब सुनना ध्यान से भाई, यहां पर करंट का फ्लो हो रहा है, करंट का क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, प्लीज आप अभी ध्यान देंगे, नोट नहीं करेंगे। तो करंट का फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो मान लो मैंने छोटा सा हिस्सा ले लिया, एक छोटा सा डीएल पार्ट ले लिया, और करंट आई फ्लो करा, तो मैंने बोला भाई इसका डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ इस तरीके से, इसका डायरेक्शन कैसे होगा, कुछ ऐसे होगा। ये आइडियल का डायरेक्शन है ना, किसका डायरेक्शन है, आइडियल। जैसे जिस तरीके से किसी सर्कुलर मोशन में, कौन सा मोशन में, सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर पाथ पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते हैं, सर्कुलर पाथ पे क्या ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट लाइन का जो डायरेक्शन होगा वही वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर करंट एलिमेंट है आइडियल, तो है ना, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इस पाथ के टेंजेंट के अक्रॉस होगा। देखो ना, यहाँ पर टेंजेंट लाइन ड्रॉ किया तो इसके अक्रॉस हो गया इस डायरेक्शन में। रेडियस वेक्टर किधर है, ये दिस इज द रेडियस वेक्टर या पोजीशन वेक्टर, दिस इज अ पोजीशन वेक्टर। व्हाई इट इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर, क्योंकि भैया मुझे इसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना था। क्या बताना है, तो करंट एलिमेंट या लेंथ वेक्टर और जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताना है उसके बीच का डिस्टेंस को तो बोलते थे क्या, पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते थे, तो जो थीटा एंगल था जो थीटा एंगल था किसके बीच का एंगल था, इन्हीं के बीच का एंगल था। थीटा एंगल किसके बीच का एंगल था, करंट एलिमेंट और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल था। कितना है, थीटा बराबर 90 डिग्री, हाँ है ना। तो यहां पर dB बराबर लिखूंगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल साइन 90 बटे आर का स्क्वायर। साइन 90 कितना होता है बच्चों, 1 होता है। dB कितना होता है, म्यू नॉट बटे 4 पाई साइन 90 इज 1 बटे आर का स्क्वायर, है ना। तो म्यू नॉट बटे 4 पाई आइडियल बटे आर का स्क्वायर।
अब देखो, अब मुद्दा यहां पर ये बेटा कि मैंने एक छोटे से हिस्से के लिए मैग्नेटिक फील्ड यहां पर कैलकुलेट किया, छोटा सा सिर्फ इतना हिस्सा के लिए कैलकुलेट किया मैग्नेटिक फील्ड इतना, लेकिन निकालना किसके लिए, पूरे सर्कुलर कॉइल के लिए, पूरे सर्कुलर वायर के लिए निकालना है, यस और नो? तो क्या कर दोगे दोनों तरफ, इंटीग्रेशन। समझ आया कि नहीं? देख लो, मैंने यहां पर जो डीबी पार्ट डीबी निकाला, मैग्नेटिक फील्ड, स्मॉलर मैग्नेटिक फील्ड, सिर्फ स्मॉलर लेंथ के लिए निकाला। और भैया ऐसे बहुत सारे लेंथ है पूरे सर्कुलर कॉइल में, तो पूरे को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। क्या कर दोगे, इंटीग्रेट। यहां पर लिखोगे बेटा म्यू नॉट बटे 4 पाई आर का स्क्वायर आई, बाहर में डीएल। तो अब ये डीएल क्या है सर, तो पूरे लेंथ मतलब पूरे सर्कुलर पाथ का लेंथ, तो सर्कुलर पाथ का लेंथ क्या कहलाता है, सरकमफेरेंस। क्या कहलाता है, तो सर्कल का सरकमफेरेंस कितना है, 2 पाई आर। कितना होता है बच्चों, तो म्यू नॉट आई बटे के 4 पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, यस और नो? तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर म्यू नॉट आई बाई 2 आर, कितना हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बेटा, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, यस और नो? देखो ना, पाई से आई कटा, आर से आर स्क्वायर कटा, 2 से 4 कटा, तो 2 2 जा 4, तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आएगा मैग्नेटिक फील्ड किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से। अगर सर्कुलर कॉइल में करंट कैसे फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यस और नो? तो एंटी क्लॉकवाइज की वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर, आउट ऑफ द प्लेन, डॉट टेस्ला, नोट कर लेंगे। तो म्यू नॉट आई बाई 2 आर आएगा मैग्नेटिक फील्ड, है ना, और यूनिट हो जाएगा टेस्ला। और डॉट क्यों किया, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा, आउट ऑफ द प्लेन, यस और नो? नोट करेंगे जल्दी से। जल्दी से नोट करेंगे। ठीक है बेटा, ध्यान से इसको देखेंगे। तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है बेटा, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से। ध्यान से देख लेंगे बेटा, बात नहीं प्लीज, ये मैग्नेटिक फील्ड है किसी सर्कुलर कॉइल की वजह से, ठीक है ना, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, याद रहेगा आप लोगों को, है ना? अगर मैं कहूं उस सर्कुलर कॉइल में कितने टर्न हो, एन नंबर ऑफ टर्न हो, है ना, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्न इन सर्कुलर कॉइल, एक पॉइंट और लिखूंगा इसमें, if there are n number of turns in the circular coil, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सेंटर पे, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर, है ना? अगर n नंबर ऑफ टर्न है बेटा सर्कुलर कॉइल में, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। देख लो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर। यहाँ पर n क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्न, n इज द नंबर ऑफ टर्न। बेटा इंटीग्रेट नहीं किया, लेकिन ये इंटीग्रेशन दरअसल क्या बताता है, पूरे लेंथ का मतलब पूरा लेंथ बताता है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना, छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ना। तो ये छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ोगे तो पूरा तो डीएल का लेंथ कितना होगा, 2 पाई आर ही तो होगा ना, इसलिए मैंने वहां पे 2 पाई आर कर दिया। नहीं इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं मैं बस ऐसे लिख, बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इंटीग्रेशन साइन ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे कि छोटे छोटे पार्ट को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ यही कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगा। जरूरी नहीं कि इंटीग्रेशन का मतलब आप यहाँ पे इंटीग्रेट ही करोगे, आपको छोटे छोटे पार्ट्स को, जो कि बहुत सारे हैं ना बेटा, है ना, बहुत सारे पार्ट्स हैं, तो सबको जोड़ने के लिए मुझे यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन लगाना पड़ेगा। समेशन भी लगा सकता हूँ, बट समेशन जो होता है वो कुछ नंबर्स के लिए होता है, इंटीग्रेशन बहुत सारे नंबर्स के लिए होता है। मेरी बात समझे कि नहीं? हाँ
ठीक है ना। अगर कुछ फाइनाइट नंबर्स हैं तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, समेशन। लेकिन जब इनफाइनाइट नंबर से वी डोंट नो एक्चुअली कि कितने नंबर है, तो हम उसको इंटीग्रेशन कर देंगे और आसानी से वो कैलकुलेट हो जाएगा। समझ आया क्या? इनफाइनाइट नंबर कितना बैठ के जोड़ते रहो, फिर हमेशा फाइनाइट नंबर के लिए समेशन लगाते हैं, है ना। इनफाइनाइट के लिए आप इंटीग्रेशन करते हैं। हाँ लेकिन फिर भी देखो, अगर बड़ा नंबर है भाई, देखो ये सर्कुलर पाथ है ना, हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि कितना लेंथ होगा। जब हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, अननोन है, तो हम वहां पर क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन लगा देंगे। समझ रहे हो? तो अगर n नंबर ऑफ टर्न है तो म्यू नॉट एन आई बाई 2r, अभी मैथ्स की क्लास है ना, म्यू नॉट एन आई बाई 2r हो जाएगा। समझ गए? तो इसको आप इसको देख लो, है ना। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा। क्लियर है? चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना। फिर आगे इसको डिस्कस करेंगे ना, इस पे न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, ठीक है ना, और इस पे आगे इसका एप्लीकेशंस करेंगे। ठीक है, चलो थैंक यू।